Dear students, if you are in class 11th and going to start organic chemistry, then this video lecture is specially for you. Hi friends, my dear students, I am chemistry guru Vishnu और आज मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ कि बिगिन कैसे स्टार्ट कैसे करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर उसका तरीका ये है कि हम बुक खोलें एनसीईआरटी या अपनी रिफ्रेशर वहाँ से शुरू करें तो वो मज़ा नहीं आएगी। वो जो आपको बताएंगे वो चीज़ें उनके पास नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनते जाइए एक एक चीज़ क्लियरली, और जो कोई डाउट है उनको भी आप मुझसे पूछते चलिए। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पहला सवाल ये है कि भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक एक बात बताऊंगा मैं आपको। तो ये है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मतलब समझ में आ गया। अब अगला सवाल है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो इन जनरल आपके दिमाग में आता है कि जो कंपाउंड कार्बन के होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पहली क्लास ऑर्गेनिक में क्या क्या आनी चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी पढ़ो, जिस बुक से पढ़ो, जिस टीचर से पढ़ो, लेकिन पहली क्लास ऑर्गेनिक की यही होती है। अब जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन पहली क्लास ऑर्गेनिक की यही होती है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो पहले ज़रा ये शब्द का मतलब समझ लो। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब लाइफ होता है। ऑर्गन का जो लिटरेरी मीनिंग होता है वो लाइफ। तो ऑर्गेनिक अगर आ गया तो वो केमिस्ट्री है, वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। लेकिन अब मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ और आ चुका है। तो देखिए ये डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives are called organic compounds। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन में तो हमारे वो कंपाउंड आते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, और उनके डेरिवेटिव में कुछ फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन्स। फिलहाल आप चार चीज़ें मेनली लेके चलिए। देखिए अगर हमें बताना है हाइड्रोकार्बन तो एज द नेम सजेस्ट कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन तो पहली चीज़ तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन हिस्सा है।
ठीक है, जल्दी से जितना बोर्ड में लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गन मीन्स लाइफ, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो भैया, ये तो आपका पहला सीधा सीधा हो गया। अब हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोकार्बन का बड़ा लंबा डिटेल है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा फ़िलहाल मैं समराइज्ड करता हूँ। हाइड्रोकार्बन में आपको मैं 4 कैटेगरी बताता हूँ। पहला हो गया एल्केन, दूसरा हो गया एल्कीन, तीसरा हो गया एल्काइन, चौथा हो गया एरीन्स और पांचवा हो गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये 5 कैटेगरी आप रख लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनको अगर हम एक एक लेके चलें तो देखिए, एल्केन 2 बातें, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसको क्या कहते हैं? जनरल फार्मूला। और यहाँ पर जो n होता है, n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में ऑल सिंगल बॉन्ड्स। नोट्स ज़रूर बनाया करिए, नोट्स नहीं बनाया तो ठीक नहीं है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो, ठीक है। एक तो आप लोग वो लोग हो जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, उनमें भी कुछ लोगों ने, आप लोगों ने नहीं किया तो तुरंत पहला काम करो, सब्सक्राइब करो, लाल वाला बेल आइकन भी प्रेस करो। दोनों काम हो गए। दूसरी बात है कि अगर आप YouTube पे मेरे वीडियो देखते हो, क्लास 11th के हो, तो भी आप सब्सक्राइब करो। मुझसे नहीं पढ़ते हो ऑफलाइन क्लास तो क्या हुआ। अच्छा, एल्कीन जो है उसका जनरल फार्मूला है CnH2n, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। दूसरी कंडीशन ये है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड ज़रूरी है। तो एल्कीन की 2 पहचान, जनरल फार्मूला CnH2n, और एल्काइन का हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है इसका एक पार्ट और मुझे बनाना पड़े। कोशिश करूँगा, 1 घंटे से ऊपर मैं वीडियो लेक्चर नहीं ले जाता हूँ। अगर 1 घंटे में सब हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और इसका पार्ट बनाऊँगा। इसीलिए मैंने लिख दिया पार्ट 1। ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो इसी में ख़त्म कर दूँगा। अब आते हैं एल्काइन, जनरल फार्मूला CnH2n-2, n की वैल्यू इसमें भी 2 से स्टार्ट होती है और C++C। सवाल बनता है कि एल्केन में n से शुरू, एल्केन में n = 1 से शुरू, तो फिर एल्कीन और एल्काइन में 2 से क्यों शुरू? तो उसकी वजह है कि एल्कीन में एक कम से कम C++C होना चाहिए और एल्काइन में कम से कम एक C++C होना चाहिए। ऐसी कोई बाउंडेशन एल्केन में नहीं है कि कम से कम एक C होना चाहिए। इसीलिए वहाँ 1 से शुरू होता है, यहाँ पे 2 से शुरू होता है। तो ये तो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गए।
क्लास 11th में तीनों कंपाउंड डिटेल में पढ़ने हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, कन्वर्जन, सब कुछ। एरीन्स में देखिए AR आता है। AR होता है एरोमेटिक, AR से होता है एरोमेटिक। तो ये जो है हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, जिसमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। ये देखो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया वगैरह। सिर्फ इसमें भी देखिए, इन सभी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। और एलिसाइक्लिक के ये होते हैं नॉन एरोमेटिक और होमो साइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक के लिए ये बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, जिसमें आपको ये 6 मेंबर्ड बनेगा, 6 कार्बन होंगे और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में होगा, यानी अंदर 3 आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। बेसिकली हमारे कोर्स में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। एलिसाइक्लिक में ये साइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब है रिंग पूरी तरह से कार्बन के होने चाहिए। ये तो रिंग, ये भी होमोसाइक्लिक है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है। जैसे इसमें ये कंपाउंड लिया मैंने, ये लिया, ये लिया, इस तरीके के हमारे कंपाउंड होते हैं। ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन साइक्लिक है और होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब कि जो रिंग बनती है वो प्योरली कार्बन की होनी चाहिए। जल्दी से बोर्ड पे लिखा, हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन्स, L5 एलिसाइक्लिक। हमको ये कोर्स में हमारे 11th में ये 4 तरह के कंपाउंड हैं। एलिसाइक्लिक के बारे में सिर्फ हमको इंट्रोडक्टरी पढ़ना है, उनको पहचानना सीखना है, उनके आयुफैक नेमिंग वगैरह करने हैं, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस नहीं पढ़ना है। ठीक है। एल्केन जनरल फार्मूला, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये एरोमेटिक है, AR से एरोमेटिक हुआ। और एलिसाइक्लिक जो है, इसके मैंने लिख दिया नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन का और डिटेल होता है, उसके लिए मुझे एक सिंगल वीडियो बनाना पड़ेगा, आधा घंटे से 1 घंटे उसमें लगेगा, तो वो मैं कभी बताऊंगा, काफ़ी डिटेल्ड होगा वो। अच्छा, अब हम आते हैं जो इनके वो है, जरा फंक्शनल ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल ले लें। देखिए, फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब है ग्रुप्स responsible for most of the properties of given organic compound is called फंक्शनल ग्रुप। जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी के लिए यानी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में मेनली वी हैव टू फोकस ऑन फंक्शनल ग्रुप। हमको मेनली फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए फंक्शनल ग्रुप। इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? कंडीशन, पहले नंबर पे एटलीस्ट वन फ्री वैलेंसी, कम से कम एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो वो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। दूसरा, इट मे और मे नॉट may have or may not have कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा ये है एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मस्ट। तीन बातें, कम से कम एक फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है। मे हैव और मे नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एटम और एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एटम होना ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ऐसे ग्रुप्स बताता हूँ जो ग्रुप्स तो हैं लेकिन उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, और ऐसे ग्रुप्स बताता हूँ जिनको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो पहले नंबर पे लिखते हैं ग्रुप्स विच आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, केमिस्ट्री में ग्रुप्स का मतलब है कुछ भी ऐसा जिसकी वैलेंसी फ्री हो। देखिए, इन केमिस्ट्री ग्रुप मीन्स species having at least one free वैलेंसी, उसको ग्रुप कहते हैं। और अब हम ऐसे ग्रुप लिख रहे हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले ग्रुप की शुरुआत H से होती है। देखिए, H की वैलेंसी 1 होती है, कोवैलेंसी। H से एक डंडी लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, अकेला H है तो एक ग्रुप हो गया। ग्रुप है, हालांकि एक एटम है, लेकिन यहाँ इसको ग्रुप इसलिए कह रहे हैं इसकी एक वैलेंसी फ्री है। अच्छा, अब देखिएगा, जैसे CH3, ये CH3 है, इसको मैंने ऐसे लिखा है। तो ये C, जैसे CH3 है, देखिए C के 3 वैलेंसी तो पूरी हो गई H से, लेकिन एक चौथी वैलेंसी फ्री है। यही है फ्री वैलेंसी, इसी को कहते हैं फ्री वैलेंसी। ये देखिए, ये फ्री वैलेंसी। तो ये आपको CH3 को लिखना है तो हमेशा डंडी लगा के लिखना है।
ऐसे CH3 को नहीं लिख सकते हो। जैसे CH2CH3 हुआ या C2H5 हुआ, ये जो आप सब देख रहे हो ना, ये ग्रुप्स तो हैं लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप की कंडीशन होती है, उनमें कार्बन हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अदर एटम का होना ज़रूरी है। जैसे इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन अदर नहीं है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन अदर नहीं है। तो इसमें दो ही चीज़ें सामने आई, एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि H एंड R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप्स एंड नॉट बहुत ज़रूरी है ये बात समझना। हाइड्रोजन और आर ये सब होते तो वो ग्रुप्स हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम अगर ग्रुप हैं। अब आते हैं एल्काइल ग्रुप को भी समझ लो आप क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जगह पर आता है एल्काइल ग्रुप। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एल्केन माइनस हाइड्रोजन इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। आप कोई भी एल्केन ले लो, उसमें आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो जो बचता है वो ग्रुप होता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। तो एल्केन माइनस हाइड्रोजन इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। जैसे ये हमारा है एल्केन, इसमें से एक H निकाल दिया, ये बन गया एल्काइल ग्रुप। एल्केन को हम ऐसे लिखते हैं RH, R सिंगल बॉन्ड H। अगर एक H निकाल दोगे, अकेला R बचेगा, तो एक वैलेंसी फ्री होगी। आप ध्यान रखना, एल्काइल ग्रुप की भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, इसके साथ एक डंडी यहाँ पर लगी है, एक ही H निकालना है। जैसे आप देखिए, ये एक्चुअल में है CH4, उसको हमने ऐसे लिख दिया CH3H। अगर आप इसका H निकाल दोगे तो ये बचेगा CH3, ये हो जाएगा मिथाइल। एक के लिए मेथ, एल्क की जगह पर मेथ। एल्क को पकड़ के चलिए, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये होता है। एक कार्बन है तो हमने मेथ लगा दिया, मिथाइल। ऐसे ही मान लीजिए ये आपका देखिए, इसका नाम है इथेन, एथ लग गया। एन इसलिए क्योंकि कंपाउंड है, कंप्लीट है। एक H निकाल दो, एक H मान लो यहाँ से हमने कम कर दिया, तो यहाँ CH3 है तो बचा CH2। जहाँ से निकालोगे वहीं पर एक वैलेंसी फ्री कर दो, इसका नाम हो गया इथाइल। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है। ठीक है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। ये वो ग्रुप हो गए जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन ग्रुप है। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो बताऊंगा। तो उसके लिए डायरेक्ट मैं अपने सिस्टम पे आ जाता हूँ, और पहले हम लोग जितने भी हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको 11 से लेकर 12 तक पढ़ने हैं, वो हमारी जानकारी में होने चाहिए। वो हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि वो कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में है 11 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो अब हम लिस्ट देखेंगे, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिस्ट में
हम 2 कैटेगरी लेके चलेंगे। पहले लेके चलेंगे टॉप 10। हर एक जगह टॉप 10 होते हैं, टॉप 10 सॉन्ग्स, टॉप 10 मूवीज़, इस तरीके से टॉप 10 चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर भी एक टॉप 10 है। ये ध्यान रखना, CHNO ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन एक चीज़ छूट गई है, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं इसमें आऊँगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको दिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट दिखेंगे, एलिमेंट्स और उनकी कोवैलेंसी। तो एलिमेंट जाहिर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर सल्फ़र है, फिर हेलोजन है, FCl, Br, I, कभी कभी फास्फोरस है। इतने में काम आपका 11 से 12 का आराम से चल जाएगा। फास्फोरस तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा। कार्बन की कोवैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, सल्फर की 2, 4, 6, एफ की 1 होती है। एक्चुअल में मैं इधर बता दे रहा हूँ, एफ की 1 होती है, जबकि Cl, Br और I की 1, 3, 5, 7 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक में सभी की 1 ही रहेगी कोवैलेंसी। फास्फोरस की 3 और 5 होती है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक में आपको दिखाई देंगे, ये उनकी कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी की जो मेरी डेफिनेशन है वो क्या है, कोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ डंडी। डंडी है बॉन्ड। जब हम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन को ऐसे बनाया तो बोला कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, कार्बन के साथ जुड़ी हुई डंडियाँ जोड़िए 1, 2, 3, 4, तो कोवैलेंसी हो गई कि 4। हाइड्रोजन की 1, एक डंडी जुड़ी है, तो नंबर ऑफ डंडी होती है कोवैलेंसी। जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें चेक करोगे सबकी डंडी पूरी है कि नहीं पूरी है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। जब ये क्लास वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद आप उस पोजीशन में होगे कि ऑर्गेनिक को समझ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ी सी मूवी है, वेब सीरीज़ है। एक बड़ी सी वेब सीरीज़ है जिसमें अलग अलग एपिसोड पे अलग अलग कैरेक्टर आते हैं और उनके सभी के बारे में जानोगे तो फिर ये वेब सीरीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो अब चलिए मैं फिर से आता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ। ये लिस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, टॉप 10 है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें दो चीज़ें बना लेता हूँ, 3 चीज़ें बना लेता हूँ। पहले मैं लिखूँगा कंपाउंड, फिर लिखूँगा उसका जनरल फार्मूला और फिर लिखूँगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला 1, 2, 3 तो याद कर लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 1, 2, 3 याद हो गया। जनरल फार्मूला अभी बता चुका हूँ।
इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता है। इसमें ये देखिए, ये स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। हालांकि ये सिर्फ कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया, इसकी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। टॉप 3 तो देखिए आपका हो गया। टॉप 4 है एल्काइल हैलाइड। इसको देखिए, हम एल्केन से इससे एक H निकाल दीजिए, तो CnH2n+1 एक H निकालोगे तो CnH2n+1 डॉट X। X का जो मतलब है FClBrI, मतलब एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड, और ये हमारा बनेगा। लेकिन इसको हम लोग मोस्टली ऐसे लिखते हैं RX। इसको कैसे लिखते हैं? RX। इसमें दो हम ग्रुप दो और बनाएंगे, दो बनाएंगे इसमें कैटेगरी। एक बनाएंगे अगला बॉन्ड फार्मूला, और फिर लास्ट में बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप। इसका बॉन्ड फार्मूला तो ये बना दो, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई नहीं होता है, इसमें यही होता है, इसमें यही होता है। एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड फार्मूला RX, R से एक डंडी, X से एक डंडी, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है X। देखो, फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब आप इसकी रिएक्शंस पढ़ोगे ना, तो ये देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को हमको लेके चलना होगा, उसी की मेन प्रॉपर्टी होगी। जैसे एल्केन में तो कोई है नहीं, लेकिन एल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो जब आप एल्कीन पढ़ोगे देन यू हैव टू फोकस ऑन डबल बॉन्ड। जब एल्काइन पढ़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड पे, ऐसे चलेगा। अब एल्काइल हैलाइड है, RX है, तो X पे फोकस करोगे, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं RX, R डंडी X और X। ये हमारे 4 हो गए। टॉप 10 मेरी सलाह है कि टॉप 10 को सीक्वेंस में याद करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। 4 का परिचय हो गया हमारा। चार का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वें और 6ठे में फिर से याद करो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड। नोट्स बनाते चलो और साथ में याद भी करते चलो, दोहराते चलो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन टॉप 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। टॉप 4 एकदम डिफरेंट है, एल्काइल हैलाइड। अब 5 और 6 दोनों एक साथ याद करो। तो 5वां याद करो एल्कोहल, 6वां याद करो ईथर। एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, ईथर का ROR-। वेन एवर देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप, कहीं पर भी R दिखे और R' दिखे तो R एंड R' में भी सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। R और R' सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले में अगर R और R' दो टर्म अगर यूज़ होते हैं तो आप समझ लेना कि उनका मतलब वो दोनों सेम एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और किसी भी जनरल फार्मूले से अगर आपको निकालना पड़े कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप R को छोड़ दिया करो, जो बचेगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। और बॉन्ड फार्मूला देखो ये है ROH।
सबकी वैलेंसी चेक किया करो। O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो देखो एक डंडी ये लगी, एक डंडी ये लगी है। R की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, एक वैलेंसी लगी। H की क्या होती है? 1 होती है। और R को छोड़ दो, जो बचेगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा। और कोई पूछे कि इस फंक्शनल ग्रुप में क्या गलत लिखा है, तो बोलो फ्री वैलेंसी नहीं दिखाई है। अब आप सोचो अगर R को आप हटा देते हो तो O की वैलेंसी कहाँ पूरी है? O की वैलेंसी तो 2 होती है। O से 2 डंडी लगनी चाहिए, एक ही डंडी लगी है तो दूसरी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ R है तो कब वैलेंसी पूरी है, लेकिन R नहीं है तो अधूरी है। अब देखो ईथर में बॉन्ड फार्मूला ROR डैश, और इसमें भी RR डैश हटा दो, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? O हो गया। ठीक है, तो आपके 6 हो गए, 6 हो गए। मैं फिर से ज़रा इसमें एक बार बनाता हूँ साफ साफ। पहले क्या लिखता है? कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिख लो। उसके बाद लिख लो उसका जनरल फार्मूला। उसके बाद लिख लो उसका बॉन्ड फार्मूला। और उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर अब हम आते हैं 7 पे। 7, 8 भी जोड़ीदार है। 7 है एल्डिहाइड और 8 है कीटोन। अब एल्डिहाइड जनरल फार्मूला RCHO, ये याद करना पड़ेगा। RCOR डैश, एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR डैश। अब देखिए बॉन्ड फार्मूला RCHO, और बनाने के बाद चेक करना ज़रूरी, C की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 4 डंडियाँ 4 हो गई। और O की होती है 2, सबकी वैलेंसी चेक कर सकते हो। और फंक्शनल ग्रुप निकालने का तरीका, R को छोड़ दो। यहाँ भी देखो 2 R है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो कहलाएगा सिमेट्रिक कीटोन, डिफरेंट होंगे तो कहलाएगा अनसिमेट्रिक कीटोन। फंक्शनल ग्रुप इसमें CHO, इसमें C डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सोचो आप, अगर ये R हटा दें तो ये R हटा दें तो 2 वैलेंसी फ्री होंगे कि नहीं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कीटोन, कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O is a bivalent functional group like ईथर। ईथर भी बाईवैलेंट है, क्योंकि देखो ईथर की भी वैलेंसी 2 होती है, किधर है किधर, और कीटोन की भी 2 होती है। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप ईथर की तरह। तो ये हमारा हो गया कीटोन। 7 8 हो गए। फिर से ज़रा देखता हूँ याद है कि नहीं है, दोहराइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, टॉप 3। 4 पे अलग है बिल्कुल, RX एल्काइल हैलाइड। 5 6 एल्कोहल ईथर। 7 8 एल्डिहाइड कीटोन। अब देखिए 9 पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसका अगर हमें बॉन्ड फार्मूला बनाना है RCOOH, ये बना दिया मैंने बॉन्ड फार्मूला। और इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियस है COH होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। 10वें नंबर पे हमारा है एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव ऑब्वियस है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकाले जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं RCOG, RCOG, और इसमें RCOG, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है G। और ध्यान रखना
कि जी जो है वो है लीविंग ग्रुप, और इनको एसिड डेरिवेटिव कहते हैं क्योंकि ये एसिड से डिराइव होते हैं। इनका संबंध कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चारों कौन कौन से हैं। ये हमारा 10 पे हुआ। एसिड डेरिवेटिव देखो होते हैं 4। देखो पहला होता है एसिड हैलाइड, दूसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा होता है एसिड ईस्टर, और चौथा होता है एसिड एमाइड। आप जरा, मैं कुछ टर्म पे अंडरलाइन करूँगा। HAE क्या बना? हैया, हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड। सीक्वेंस मत गड़बड़ करना। ऑर्गेनिक में और भी सीरीज़ हैं। आईयूपैक नेमिंग में ज़रूरत पड़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट में ज़रूरत पड़ती है, रेजोनेंस इफेक्ट में ज़रूरत पड़ती है, उसमें इस सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीडेशन में पड़ती है, रिडक्शन में पड़ती है। आप टॉप 10 जरूर याद करिए सीक्वेंस से, और इसमें ये चारों का सीक्वेंस याद करिए। अब देखो एसिड हैलाइड होता है RCOX, और इसका स्ट्रक्चर RCOX, और इसका फंक्शनल ग्रुप COX। एसिड एनहाइड्राइड RCO होल ट्वाइस हो, स्ट्रक्चर RCO, और इसका फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। आपको करना है बड़ा सरल, R हटा देना है। एसिड ईस्टर RCOOR', R याद करिएगा अच्छे से, RCO, और सबके मैं स्ट्रक्चर बताता चल रहा हूँ। प्रैक्टिस करना, आसानी से तैयार हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला है COOR', और फिर एसिड एमाइड हो गया RCONH2, RCONH2, और इसमें जो है CONH2। 4 आपके होते हैं एसिड डेरिवेटिव। एसिड कितने होते हैं? एसिड कार्बोक्सिलिक एक होता है, और उसके डेरिवेटिव होते हैं 4। इन पांचों में गहरा संबंध है। देयर इज ऑलवेज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। देखिए अब आपका यहाँ पर टॉप 10 तक का काम हो गया है। आगे थोड़े से कुछ और भी हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो वो भी मैं बताता हूँ। Till now I am dealing with compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. Although there is one compound that is acid amide which have nitrogen, ये है, मगर इसका नेचर काफ़ी हद तक उन्हीं से मिलता है। बाकी इसमें अभी तक कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं आया जिसमें नाइट्रोजन हो। लेकिन अब मैं लेने जा रहा हूँ टॉप 10 के बाद हमारे जो कंपाउंड आएंगे उसमें मेन कैटेगरी होगी जो हमको क्लास 12th में पढ़नी है, वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला एक एसिड एमाइड, दिस इज़ ऑल्सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन अब हम टॉप 10 के आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर पे आएंगे। तो ये हमारे जो अगली जो लिस्ट है वो कैसे कंपाउंड की है, ये लिस्ट है हमारी, उसमें है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और ये मैं 11 नंबर से शुरू करूँगा। 11 नंबर पे हैं अमाइंस।
तीन तरह के होते हैं, एक है 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन, ये होते हैं RNH2। बी नंबर पे 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। देखिए यहाँ पे लिख दूँ मैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया होता है NH3, उसमें एक H की जगह पर एक R रिप्लेस कर दो तो बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। जब 2 H की जगह पर 2 R कर दो तो ये ऐसे बन जाएगा R2NH। ध्यान से देखो, N के साथ 3 H होते हैं, NH3। देखो ये लिखा है NH3। अब अगर एक H की जगह पर एक R लगा दो तो देखो बन गया RNH2, और एक H और हटा दो, उसकी जगह एक R और लगा दो तो वो बन गया R2NH। और तीसरा होगा 3 डिग्री और टर्शरी अमाइन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा R3N। R3N हो गया टर्शरी अमाइन। इसमें क्या करोगे, एक R और लगा दोगे। तो ये तीन तरीके के होते हैं। जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टर्म है, 1 का मतलब एक R, 2 डिग्री का मतलब 2R, 3 डिग्री का मतलब 3R। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बहुत सरल है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फंक्शनल ग्रुप R को छोड़ के लिखिए। यहाँ पे देखिए लिखेंगे NH2, इसमें लिखेंगे NH की वैलेंसी 2 है, इसमें लिखेंगे N। भाई R को हटा दिया करो, जो बचेगा वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा हुआ अमाइंस। ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग। देखिए, अगर आप आयुपैक नेमिंग करें या आप आइसोमेरिज्म करें तो दोनों में आपको ये जो आज की क्लास है दोनों के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब देखिए नंबर 12 पे हमने लिया नाइट्रो एल्केन। इसका जनरल फार्मूला RNO2। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो और साफ बना देता हूँ, ऐसे एरो बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या है, NO2 नाइट्रो, ये NO2 के साथ R है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, 1 2 3 होती है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 13 ये होता है एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट में हमारा होता है RONO और इसका स्ट्रक्चर RONO। और इसमें होता है RONO। उसके बाद हमारा एल्काइल साइनाइड RCN और फिर होता है एल्काइल। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक आध जो थोड़े कठिन है उनको याद कर लो, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ये RNC है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NC है। देखो जैसे कोई भी कंपाउंड है तो कंपाउंड क्या है और उसका फार्मूला क्या है, वो दो चीज़ें तो रटनी पड़ती हैं।
जैसे हमसे पूछा नाइट्रो एल्केन, तो हमारे दिमाग में खटाक चाहना चाहिए RNO2। आगे का काम थोड़ा वर्किंग होती है। अगर ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, अगर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले इक्का दुक्का एग्जाम्पल को हम छोड़ दें तो बाकी सभी जो होंगे वो आसान है, आसानी से वर्किंग से बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमें बेसिक कोशिश करनी है कि पहला वाला और दूसरा वाला कॉलम याद करना है। जैसे एल्काइल साइनाइड RCN है तो इसको याद कर लो, एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC है तो इसको याद कर लो। ये मैंने आपको 15 लिखे हैं, वैसे मैं 24-25 तक बताता हूँ, लेकिन ये मोर देन एनफ है। कुछ 12th के लिए भी रख लिया जाए, 11th में इतने बहुत हैं, स्पेशली टर्म 1 के लिए। जब 11 टर्म 2 में के लिए चलेंगे तो फिर आगे भी बढ़ेंगे इसके। तो ये 15 है। आपको कंपाउंड को पहचानना है फंक्शनल ग्रुप से, इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पार्ट 1 सफिशिएंट है। इससे आप बिगिनिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।